हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति। आपको अभी तक त्रिविमीय ज्यामिति में सरल रेखा वाले सवाल बता दिए गए थे और उनके बीच की न्यूनतम दूरी वाले सवाल बता दिए गए थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समतल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन। और समतल या प्लेन में आप लोगों ने उस दिन जब क्लास लग रही थी तब आपने पढ़ा था कि समतल का समीकरण अभिलंब रूप में क्या होता है और समतल का समीकरण कार्तीय रूप में क्या होता है। तो हम लोग इसको एक बार और पढ़ेंगे और इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे कि समतल के और कितने तरह के समीकरण होते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो आपने अभी तक पढ़ा। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समतल का समीकरण अभिलंब। इसके लिए देखिए हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष कंसीडर किए गए। देखिए इसको मैंने एक्स अक्ष माना है, इसको वाई माना है और इसको जेड अक्ष। अब इसमें आप लोग एक समतल बना लेते हैं अपनी तरफ से। देखिए इस प्रकार का हमने यहाँ पर एक समतल बनाया है और ये जो यहाँ पर बिंदु लिया जा रहा है ये है इसका मूल बिंदु। अब समतल का जो हम अभिलंब रूप पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो तरह के समीकरण होते हैं। एक होता है समतल का सदिश समीकरण और एक होता है समतल का कार्तीय समीकरण। सदिश और कार्तीय दो तरह के समीकरण हैं जो दोनों ही इस रूप में पाए जाएंगे, अभिलंब के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले आपको जरा इस समतल में जो डायग्राम बनाया गया है इसमें आप जरा ध्यान दीजिए। इस समतल में हमने एक बिंदु ले लिया है और उस बिंदु को हम मूल बिंदु से मिला देंगे। ये जो बिंदु वाली रेखा बन रही है ये उस बिंदु की स्थिति सदिश को बताती है और इस बिंदु को हम इस अक्षर से दर्शाते हैं P। इसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमने मान लिए हैं x, y, z। इसके बाद देखिए इसी समतल पर हम एक लंब लेते हैं, परपेंडिकुलर है ये और ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको हमने n से डिनोट किया है। ये यहाँ पर एक लंब है और P और n को भी हमने यहाँ पर मिला दिया है। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो ON है ये इस समतल पर लंब है यानी कि अभिलंब है और ये जो बिंदु P है ये कोई ऐसा बिंदु है जो इस समतल के ऊपर स्थित है। इस बिंदु के निर्देशांक है x, y, z। अब जरा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो दूरी है समतल की अभिलंबवत दूरी, इसको हमने d से दर्शाया है यहाँ पर, यानी कि मूल बिंदु से समतल की जो लंबवत दूरी है उसको हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं d से। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ये समतल जिस पे हमें लंब भी दिया है और एक बिंदु भी दिया है, इसके सदिश और कार्तीय समीकरण किस प्रकार से होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ पर सबसे पहले समतल का सदिश समीकरण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समतल का सदिश समीकरण क्या होता है। देखिए बेटा, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d, ये समतल का सदिश समीकरण है अभिलंब रूप में। यहाँ पर जरा देखिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर r क्या है, r ये जो बिंदु है इसका स्थिति सदिश r वेक्टर होगा। हमें समतल में r वेक्टर में ही आंसर को छोड़ना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर n कैप क्या होता है। n कैप के बारे में ये बताया जाता है कि ये जो यहाँ पर अभिलंब है ON, उसका इकाई सदिश, अभिलंब का इकाई सदिश n कैप होता है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। n कैप क्या है स्टूडेंट, पहले तो ये समतल का सदिश समीकरण है अभिलंब रूप में, इसको आप ध्यान रखिएगा। जहां पर n कैप क्या होता है, n कैप होता है बच्चों
अभिलंब का इकाई सदिश, एन कैप को कहा जाता है अभिलंब का इकाई सदिश। और यहाँ पर डी क्या होता है? डी होता है समतल की मूल बिंदु से दूरी। समतल की जो मूल बिंदु से लंबवत दूरी होती है इसे हम यहाँ पर डी से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमारा सदिश समीकरण है समतल का r वेक्टर डॉट n कैप बराबर डी। ये जो समतल का समीकरण है ये समतल का अभिलंब रूप है। आप सभी ध्यान रखें, ये समतल का अभिलंब रूप है। इसके बाद देखिए, ये तो हमने यहाँ पर पहली चीज पढ़ी। अब हम लोग आते हैं समतल का कार्तीय समीकरण। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे समतल का कार्तीय समीकरण क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास x, y और z ये बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और यहाँ पर O N क्या है? समतल पर अभिलंब है। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा जब हम ये पढ़ेंगे समतल का कार्तीय समीकरण अभिलंब रूप में? फॉर्मूला होगा Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू डी। यहाँ पर देखिए Lx प्लस My प्लस Nz बराबर डी दिया गया है। इसमें जरा देखिए सिंबल क्या क्या है। यहाँ पर देखिए L, M और N क्या होते हैं? देखिए L, M और N क्या है? अभिलंब इकाई सदिश। अभिलंब इकाई सदिश जिसको हम यहाँ पर n कैप से दर्शाते हैं कि दिक्भुजाएं। यहाँ पर L क्या है? अभिलंब सदिश जो n कैप है, यानी ये जो सदिश है ये n वेक्टर होगा और इसका इकाई सदिश n कैप होगा। ध्यान रखिए बच्चों, ON क्या है? ON है n वेक्टर और n कैप क्या है? n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। यानी कि n वेक्टर क्या है? n वेक्टर जो है वो अभिलंब सदिश है और n कैप क्या है? अभिलंब सदिश का इकाई सदिश है। तो यहाँ पर L क्या है? अभिलंब इकाई सदिश जो n कैप होता है उसकी दिक्भुजाएं होती है। और यहाँ पर D क्या है? समतल की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से दूरी है। और किसकी दूरी है? समतल की मूल बिंदु से दूरी यहाँ पर डी होती है। अब बेटा यहाँ पर ये दोनों समीकरण अभिलंब रूप कहलाते हैं। Lx प्लस My प्लस Nz बराबर डी भी अभिलंब रूप है और r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू डी भी ये अभिलंब रूप है। दोनों ही अभिलंब रूप होते हैं। इसी में यहाँ पर समतल का एक और कार्तीय समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz वाला। उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। उसमें और इसमें थोड़ा अंतर होता है, तो आप आइए इसके आगे हम लोग उसके बारे में भी जरा यहाँ पर देख लें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि यहाँ पर समतल का एक और कार्तीय समीकरण हमें दिया जाता है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। ये भी एक समतल का कार्तीय समीकरण है और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि Lx प्लस My प्लस Nz बराबर डी, ये भी समतल का एक कार्तीय समीकरण है। मगर इन दोनों में अंतर क्या है? इसे समतल का अभिलंब रूप कहते हैं। ये समतल का अभिलंब रूप है और ये समतल का केवल कार्तीय समीकरण है। तो इन दोनों में अंतर ये है कि ये वाला जो डी है
ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है, और ये जो डी है ये सिर्फ एक कांस्टेंट का काम करता है। यहाँ ए बी सी क्या है, समतल के दिक् अनुपात होंगे। समतल पर जो लंब है, अभिलंब है, उसके दिक् अनुपात है, और यहाँ पर एल एम एन क्या है, दिक्भुजाएं होती है। तो ये डी और ये डी में दोनों में अंतर होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको आप किसी और सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये समतल का सिर्फ कार्तीय समीकरण है और ये समतल का अभिलंब समीकरण, अभिलंब रूप है। इस वाले को अभिलंब रूप में बदलना होता है और तब आपको डी निकालना होता है। तो आइए हम लोग इस पर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अगला फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है, अगला केस है, वो है एक दिए सदिश के अनुलंब, एक दिए सदिश के अनुलंब यानी कि सदिश पर अनुलंब होगा, लंब होगा, तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यानी अब हमें एक ऐसा समीकरण निकालना है समतल का जो एक बिंदु से होकर तो जाता है और एक वेक्टर पर लंब होगा। पहले तो हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए बेटा, इसका डायग्राम सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, ये हमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष में एक समतल दिया गया है। इस पर एक बिंदु है, इस बिंदु को हमने ए माना। सवाल में कहा गया है कि एक दिए गए सदिश के अनुलंब, तो इस पर एक सदिश और लेते हैं और ये सदिश इस पर क्या है, अनुलंब यानी कि लंबवत है। उसके बाद जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वेक्टर को हमने एन वेक्टर मान लिया। इस बिंदु को जब आप मूल बिंदु से मिला देंगे तो देखिए ये जो बिंदु ए है ये इस समतल के ऊपर दिया गया है, तो हमें इसका स्थिति सदिश मानना होगा ए वेक्टर। और इसी तरह से समतल पर कोई बिंदु है, इस बिंदु को हमने P माना है और इसके निर्देशांक होंगे x, y और z। जब हम इसको यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे तो इस P के स्थिति सदिश को R वेक्टर, और हम इसको भी आपस में मिला देंगे। तो ये ध्यान से इस समतल को जरा देखिए, इसमें दिए हुए बिंदु, जिस बिंदु की बात हो रही है वो बिंदु A है, और ये समतल इस वेक्टर n पर क्या है, लंब है। समतल वेक्टर n पर क्या है, लंब है, या वेक्टर जो है वो समतल पर लंब है। तो हमें इस तरह का समतल दिया गया है और हमें इसका समीकरण निकालना होगा। तो इसमें भी हमारे पास दो तरह के समीकरण आएंगे, एक तो आएगा इसका सदिश समीकरण और दूसरा आएगा इसका वेक्टर समीकरण। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, समतल का सदिश समीकरण। सबसे पहले हम इस समतल के सदिश समीकरण की बात करेंगे। तो इस समतल का सदिश समीकरण होगा r वेक्टर माइनस a वेक्टर और डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर r वेक्टर माइनस a वेक्टर और डॉट में आएगा n वेक्टर और इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पर a क्या है, a वेक्टर किसे कहते हैं, a वेक्टर कहते हैं बिंदु, जो भी बिंदु आपको दिया हो, जैसे इस सवाल में मैंने ये माना है का स्थिति सदिश। आपको जो भी बिंदु दिया जाएगा प्रश्न में, जो भी सवाल की बिंदु दिया जाएगा उसका स्थिति सदिश ए होगा। और n वेक्टर क्या है, n वेक्टर किसे कहेंगे, n वेक्टर है जिस पर समतल क्या है, लंब है। तो यहाँ पर क्या है, समतल पर लंब सदिश, जो समतल है उस पर जो लंब सदिश है उसे हम लोगों ने क्या माना है, n वेक्टर माना है। तो इस तरह से ये इसका सदिश रूप है। आइए हम लोग अब देखते हैं कार्तीय समीकरण क्या होगा।
देखिए बेटा यहाँ पर कार्तीय समीकरण में बिंदु हम लोग क्या लेंगे, इस बिंदु ए को क्या मान लेंगे, x1, y1, z1। बिंदु ए को हम लोग x1, y1, z1 मान लेंगे। तो हमारे पास सदिश समीकरण आएगा a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 और प्लस का c स्क्वायर थोड़ा इधर कर ले इंटू z माइनस z1 और इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर सदिश का जो समतल का जो कार्तीय समीकरण होगा वो ये होगा a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1। यहाँ पर बिंदु क्या है, यहाँ पर बिंदु है x1, y1, z1 तथा a, b, c क्या है, लंब सदिश जिसको हमने माना है n वेक्टर। देखिए लंब सदिश को क्या माना जाएगा, n वेक्टर के दिक् अनुपात। यहाँ पर ABC क्या है, जो भी यहाँ पर हम लोगों ने लंब सदिश माना है उसके क्या है, दिक् अनुपात होता है। ओके बेटा, तो ये जो वेक्टर है इसको कहा जाता है एक दिए गए सदिश के अनुलंब, यानी इस सदिश के लंबवत है और एक बिंदु A से होकर जाता है। तो हमें इस समीकरण का प्रयोग करना होगा। बेटा ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों को अच्छी तरह से पहले याद करना होगा, तैयार करना होगा। उसके बाद हम लोग अभी इसमें और भी एक दो चीजें पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। सभी बच्चे इसको होमवर्क में भेजेंगे।